बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या हाल है दोस्तों। उम्मीद है अल्लाह ताला के फजल करम से आप खैरियत से होंगे। आज मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा कि अगर आपका चेक डिसऑनर हो जाए तो फिर आप क्या कर सकते हैं, और चेक डिसऑनर होने का मतलब क्या होता है, और इसका कौन सी दफ़ा इस पर लागू होती है। 489F जो है ताज़ीरत पाकिस्तान की, वो इस ज़मन में रेलेवेंट है, मुतल्लका है। तो पहले आप इसको देख लेते हैं। आप जब भी किसी कानून की कोई दफ़ा पढ़ें तो कोशिश करें कि उस कानून के जो क्लॉजेस हैं दफ़ा के, आप उन पर गौर फरमाएं। किसी जुर्म के साबित होने के लिए वो सारी क्लॉजेस फुलफ़िल होंगी तो फिर किसी जुर्म का इर्तिकाब हो सकता है। अगर उसमें एक कड़ी भी टूट जाती है तो वो जुर्म जो है वो इर्तिकाब उसका समझेगा नहीं हुआ। तो इसमें आप देखते हैं, तो ये दफ़ा हमें बताती है कि किसी बंदे ने, जो कोई भी बदनीयती से चेक जारी करता है किसी दूसरे बंदे के नाम, किसी पेमेंट करने के लिए, रकम की, कर्ज़े की, या कोई इसमें ऑब्लिगेशन है उसके लिए, तो वो डिसऑनर हो जाए। तो अब आप देख लें कि फिर इसी में ही तीन चीज़ों तो सीधे सीधे बन गई। सबसे पहली बात यह है कि बदनीयती से, बददयानती से। अगर वो बददयानती नहीं है तो भले चेक डिसऑनर हो जाए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये 489F का मतलब लागू नहीं होगी, जुर्म नहीं बनेगा। डिसऑनेस्टी होनी चाहिए उस बंदे की। आप देख लो कितनी बड़ी वाइट टर्म है ये। अच्छा, फिर ये चेक जो है वो रीपेमेंट ऑफ ए लोन के लिए हो। अगर लोन के लिए नहीं होगा तब ये जुर्म नहीं बनेगा। कर्ज़े के लिए, आपने कोई कर्ज़ा किसी ने लिया तो उसने उस पर के वापसी के लिए वो चेक जारी किया, तो पहले नंबर पे बददयानती हो, फिर वो रीपेमेंट ऑफ लोन हो, या उसकी फिर कोई ऑब्लिगेशन हो किसी भी तरह की, जो कुछ ही मफहूम में भी उसमें आ सकता है। फिर वो डिसऑनर हो। आप सबको पता है कि डिसऑनर होने का क्या मतलब है। जब बैंक में जाता है तो बैंक वो देखता है अकाउंट में जैसे पैसे नहीं हैं, तो वो एक आपको स्लिप इशू कर देते हैं कि ये वजह है कि हम आपको पेमेंट नहीं कर सकते। जैसे अकाउंट में पैसे नहीं है, जैसे सिग्नेचर्स उसके नहीं मिल रहे, ड्रॉर जो है वो चेक का फला फला फला। तो फिर उन्होंने कहा कि इसके बाद वो 3 साल जो कैद की सज़ा हो जाएगी उसके ऊपर। तो एक और इसमें उन्होंने एक बात की है कि उन्होंने कहा कि जो बारे सबूत जो है ना, बर्डन ऑफ प्रूफ, ये बहुत बड़ी बात है। तो ये ड्रॉर के ऊपर होगा जिसने चेक लिखा है कि उसने अरेंजमेंट्स किए हुए थे अपने बैंक के साथ कि चेक कैश हो जाएगा, ऑनर होगा, और इसके चेक के डिसऑनर में बैंक का जो है वो एट फॉल्ट है। अब देख लें इतनी बातें आ रही है इसके अंदर, ये सारे इंग्रेडिएंट्स हैं वो पूरे होने चाहिए जो पहले मैं आपको बता चुका हूँ। फिर 489F जो है वो उसका सवाल पैदा होगा कि ये इसमें जुर्म में लागू होती है कि नहीं होती। इतनी सारी बातें आ गई। अब सबसे पहले हम देख लेते हैं कि निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट या चेक होता क्या है। आप सब जानते हैं कि चेक जो होता है वो एक आदमी दूसरे बंदे का नाम लिखता है, या किसी के अपने नाम भी लिख सकता है, किसी का नाम भी लिख सकता है। तो वो एक प्रॉमिस करता है कि जो ही ये प्रेजेंट किया जाएगा तो उसको पेमेंट कर दी जाएगी। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट या काबिल ख़रीदो फ़रोख्त जो दस्तावेज़ होती है, वो ये होती है कि इसमें एक वादा किया जाता है, प्रॉमिस किया जाता है कि इसमें पेमेंट की जाएगी किसी बंदे को, या उस बंदे का आगे जो असाइनी होगा जिसको वो देगा उसको पेमेंट की जाएगी। उस डॉक्यूमेंट को हम कहते हैं निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, यानी काबिल बेअ शरा या काबिल ख़रीदो फ़रोख्त एक कागज़, एक डॉक्यूमेंट, एक दस्तावेज़। अब मैं कागज़ को भी आपको मैं बता देता हूँ अभी। अच्छा, इसकी मिसालें जो है निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की कॉमन जो मिसालें वो चेक्स हैं, वही चेक्स और मनी ऑर्डर्स और प्रॉमिसरी नोट्स। तो ये तीन चीज़ें कॉमन इसकी मिसालें हैं। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, डॉक्यूमेंट जो है वो कागज़, जैसे मैं भी कह रहा था, कागज़ वो नहीं होता डॉक्यूमेंट, बल्कि कागज़ में लिखी तहरीर होती है। डॉक्यूमेंट का मतलब होता है कागज़ पे जो लिखी तहरीर है वो होती है, कागज़ पर सी नहीं होता, ये भी आप याद रखिएगा। तो वो दस्तावेज़, वो हरूफ, वो लिखाई जिसके ज़रिए एक प्रॉमिस किया जाता है कि मैं फ़लाँ आदमी को या उसके नुमाइंदों को, असाइनी को, जब भी ये मांगेगा तो ये मैं ये पैसे दूंगा, ये देने का बंदोबस्त कर दिया है, तो उसको आप कहेंगे कि ये निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। और चेक जो है निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। तो पहले नंबर में हमने कहा कि बदनीयती है, पेमेंट ऑफ लोन के लिए या पेमेंट ऑफ ऑब्लिगेशन के लिए है, तो इन चीज़ों के लिए जो वो चेक होगा, और वो प्रेजेंटेशन पे
उसमें हो जाए, उसका डिसऑनर हो जाए। ये सारी 4 चीज़ें जो हमने बताई है। फिर ये 489F आता है। अच्छा, इसमें फिर सज़ा जो वो अभी किताबों में हमारी 3 साल ही चली आ रही है जुर्माने के साथ, लेकिन एक बिल जो है वो पेश हुआ था असम्बली में और उसके बाद सेनेट में भी पास हो चुका है। तो उन्होंने, ये हम आपको तस्वीर भी दिखा रहे हैं, तो उन्होंने उसमें कहा कि भाई अगर 1 मिलियन से कम रकम है तो 3 साल कैद की सज़ा हो सकती है और चेक की जो रकम है उसका डबल से कम जुर्माना नहीं होगा। फिर उन्होंने कहा कि अगर 5 मिलियन तक है, यानी 1 मिलियन से 5 मिलियन तक, तो ये सज़ा 5 साल हो जाएगी, जुर्माना वही रहेगा, यानी जो रकम चेक में लिखी है उसका डबल से कम नहीं होगा। इसके बाद 5 मिलियन से लेकर 10 मिलियन तक अगर होगा तो 7 साल। फिर उन्होंने कहा कि इस बिल में कि 10 मिलियन या उससे ऊपर होगा तो फिर 10 साल, यानी ममनुआ क्लास में चला जाएगा और वही जुर्माना वही चला आ रहा है, यानी चेक में जो रकम लिखी है उसके डबल से कम जुर्माना नहीं होगा। अभी ये बिल सेनेट से भी पास हो गया, लेकिन अभी तक हमारी किताबों में तो वही चला आ रहा है, 3 साल पहले चला। लेकिन अदालतें बहरहाल इसमें लिहाज रख रही है, अगर रकम ज़्यादा होती है तो वो खारिज भी कर देते हैं ज़मानतें, या नहीं भी लेते, प्री अरेस्ट ज़मानतें भी नहीं लेते। बहरहाल आप इसमें देख लीजिएगा। अच्छा, अब हमें करना क्या है? अगर किसी का चेक डिसऑनर हो जाए तो हमारी एक सेट प्रैक्टिस अब अदालती नज़ायर की रोशनी भी बन चुकी है कि हम इसमें सेक्शन 30 का एक नोटिस दे देते हैं। ये है सेक्शन 30 है, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 की सेक्शन है 30। तो ये हमें बताती है कि जब कभी चेक जो है डिसऑनर हो जाए तो उसके बाद एक हम नोटिस देंगे। ये मैं आपको स्क्रीन पे दिखा देता हूँ। तो ये एक सेट प्रैक्टिस ही बन चुकी है और ये उसमें सोचने का मौका उसको भी मिल जाता है। तो ड्रॉअर ऑफ बिल जो है वो, यानी बिल यानी चेक लिखने वाला, तो वो बाउंड किया गया है सेक्शन के तहत कि अगर उसका डिसऑनर हो जाए जब वो पेश करता है ड्रॉइस का, तो उसको कॉम्पनसेट करे कि अगर उसको वो नोटिस मिल जाए और जो है ड्रॉअर जो है उसको नोटिस मिल जाए। तो इसमें एक नोटिस आप दफ़ा 30 के तहत जो है अपना जो ड्रॉअर यानी लिखने वाला, चेक लिखने वाला, उसको एक नोटिस दे दें कि मैं आपको ये नोटिस दे रहा हूँ, तो आप मेरे जो है पैसे वापस करें क्योंकि आपका चेक जो है बैंक से डिसऑनर हो चुका है। इसके बाद आप पुलिस स्टेशन में जाके तो ये केस पर्चा दर्ज करने की दरख्वास्त दे सकते हैं। एक दफ़ा 30 का नोटिस दिखा दें उन्हें, एक उसको स्लिप दिखा दें कि ये मेरे बैंक में पेश किया गया है, 6 माह के अंदर मैंने पेश किया या ये वो लिमिट थी, तो उन्होंने इसको पैसे न होने की वजह से उन्होंने इसको डिसऑनर कर दिया। अच्छा, इसके बाद क्या होगा? इसके बाद यहाँ तक तो उसको सज़ा मिल सकती है या नहीं मिल सकती, आपका मसला लेकिन अभी वहीं खड़ा है। और सज़ा मिल भी जाएगी, या जो हम ज़्यादा सज़ाएँ बता रहे हैं या कम सज़ाएँ हमारा, अगर वो जुर्म चलेगा तो मिल जाएगी सज़ा या वो बरी हो जाएगा। लेकिन आपकी रकम का क्या बनेगा? रकम के लिए आपको ऑर्डर 37 रूल 1-2 के तहत CPC में जाना पड़ेगा। ये हमने जो प्रोसीजर हमारा ये समरी नवीयत का था, बनाने वालों ने तो इसे समरी नवीयत का बनाया था। तो उसमें यह था कि जब कभी प्रॉमिसरी नोट है या बिल ऑफ एक्सचेंज है या हुंडी है या इस तरह की जो आती थी, तो वो अगर डिसऑनर हो जाए या उसमें पैसे उनको ना मिल सके किसी वजह से, तो वो ऑर्डर 37 का दावा से आम ज़ुबान में बोलते हैं, ये दायर होता है, ये समरी प्रोसीजर होता है। इसमें जो देखने वाली बात यह है कि इसमें लीव टू अपीयर ज़रूर लेनी होती है डिफेंडेंट ने। अगर उसे लीव टू अपीयर नहीं मिलती या वो उसके डिफेंस उसका नहीं माना जाता, तो ये समरी तौर पर डिग्री हो सकता है। और इसमें दूसरी खसूसियत ये होती है कि इसकी डिग्री होने के बाद फ़ौरन एक्सिक्यूशन भी फ़ौरन हो जाती है इसकी। लेकिन अब अदालतों में कुछ इसका तखीरी चलती है, तखीरी वो समरी वाला तो नहीं चल रहा है इस वक्त, लेकिन बहरहाल दूसरे केसों से फ़ौक़ियत मिल सकती है या दी भी जा सकती है। तो इसमें जो अख्तियार है वो सेशन कोर्ट का है या एडिशनल सेशन जज साहब का है या कोई सिविल कोर्ट का भी हो सकता है जिसे स्पेशली डेजिग्नेट कर दें इस बारे में। तो अब हमें ये समझ आ गई कि अब हम अगर बदनीयती से हम पहले साबित करना है तो उसके बाद दफ़ा 30 का एक नोटिस दे देंगे हम। ये जो हमारा एक्ट है निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 का, ये दोनों हम लेके, यानी डिसऑनर हुआ चेक, उसके साथ स्लिप
और उसके साथ हमने ये नोटिस लगा दिया जो नकल हमने भेजी है दफ़ा 30 की, ये पर्चा दर्ज करा लेंगे, FIR दर्ज करा लेंगे, ये हम इसको सज़ा दिला सकते हैं। अपनी रकम की वसूली के लिए हम ऑर्डर 37 रूल 1-2 का समरी प्रोसीजर वाला दावा सेशन कोर्ट में करेंगे। इससे हमें इंशाअल्लाह रकम मिलने की उम्मीद हो सकती है। तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा एक डिफेंस ये हो सकता है, अब दूसरा फरीक जब वो कहेगा कि ये हमारा तो आपस में लेन देन के मामले थे और चेक जो गारंटी के तौर पे लिखा गया था, तो इस तरह की बातों में एक डिफेंस जो है उनका वो काबिल कबूल हो सकता है। तो दोनों फरीकों को मैं अपने अदालती तजर्बे की रोशनी में मैं एक ज़रूर गुजारिश करूँगा कि कभी झूठे वादे ना कीजिए। अगर आपने कर्ज़ लिया है तो आप ज़रूर वापस करें उसको, और कभी भी ये ना सोचें कि मैं उसका कर्ज़ जो है वो मैं हज़म कर लूँ। ये कर्ज़ कभी हज़म नहीं होता। उसका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बंदे का जनाजा भी नहीं पढ़ा था, एक सहाबी का जिनके ज़िम्मे कर्ज़ की रकम थी, और कहा कि आप जाके अपने भाई का जनाजा पढ़ लें। उन्होंने नहीं पढ़ा था। अच्छा, और दूसरे नंबर पर यह है कि अल्लाह ताला कर्ज़ देने वालों को बहुत पसंद भी फरमाते हैं। जो किसी मुसलमान की मदद करता है, कर्ज़ देता है, तो आप उसमें अगर आपका जो कर्ज़दार है, आप मकरूज़ हैं, जो कर्ज़दार है उससे चाहिए कि उसको मोहलत दे दें, उसके इसका सवाब होगा, मोहलत दे दी जाए। आप यकीन ज़रूर कोशिश करें कि वापस करें, और आपका जो कर्ज़दार है वो उसमें मोहलत दे दे, तो अल्लाह ताला दोनों के लिए आसानियों का सवाब पैदा फरमा देंगे। और एक बात मैं आपसे और अर्ज़ करना चाहता हूँ कि कभी मैंने नहीं देखा कि किसी ने किसी को कोई चीज़ हज़म की हो और उससे हज़म हो गई हो। ऐसा कभी नहीं, मैंने तो कम अज़ कम नहीं देखा। आपसे ये इस लीगल व्यू के पीछे गुजारिश मेरी यही है कि कभी किसी को चीट ना करें। अगर कर्ज़ लिया है तो खुशी से अदा करें, और अगर किसी वजह से फिल वक्त नहीं कर सकते तो उससे मोहलत मांग लें। झूठे चेक ना किसी को लिख के दें, बदनीयत चेक ना दें, और कर्ज़दार के भी ये दरख्वास्त है कि वो थोड़ा सा रियायत कर दें ताकि मकरूज़ व रकम अदा कर सकें। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई होगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक का बटन दबाएं, और कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर लिखें ताकि हम अपनी कारकर्दगी मज़ीद बेहतर बनाएँ। अगली वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज़।